Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. In the chapter of non-profit organization from class 12th, this is our fifth lecture video. In today's class, we will study the calculation of cost of material consumed and the preparation of creditors account. So, first of all, let us understand the meaning that what do we mean by consumable stores. In a non-profit organization, there are certain items which are consumable in nature. For example, stationery is consumed in the office, medicine are consumed in hospitals, sports materials are used by the sports clubs and so on. तो जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका हमें एवरी ईयर का अमाउंट ऑफ स्टोर्स कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना होता है. द नेचर ऑफ दीज amounts that have been consumed to be considered to be a revenue expense, hence debited to income and expenditure account. It is very easy to calculate the amount of material consumed during the current accounting period. It can be calculated by using a simple formula, that is opening stock plus purchases minus closing stock. Very simple and easy formula. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. आपको पता चल जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू कितनी है. फॉर एग्जांपल, आपके पास में बिगनिंग में 5000 रुपीज़ का स्टॉक था, आपने 10,000 का और परचेज़ कर लिया, अब आपके पास टोटल कितना हो गया 15,000. एट द एंड आपको क्लोजिंग दे रखा है कि आपके पास में क्लोजिंग 3000 रुपीज़ का स्टॉक अभी बचा हुआ है, वो उसमें से आप माइनस कर दीजिए. तो 15,000 में से आपने 3000 माइनस कर दिया, तो जो 12,000 का था वो कहाँ गया, वो कंज्यूम हो गया. So this is known as the calculation of cost of material consumed. It can be calculated by using a simple formula, that is opening stock plus purchases minus closing stock. Now the important thing you have to consider is that purchases will include the cash purchases as well as the credit purchases. What does purchases means? Purchases means the cash purchases as well as the credit purchases, from where we will get the amount of cash purchases from the receipts and payment account. आपको receipts and payment account आप बनाते हैं, उसमें से आपको मिलेगा amount of cash purchases, and from where we will get the amount of credit purchases by preparation of creditors account. क्रेडिट परचेजेस का मतलब हमने क्रेडिट में कितनी गुड्स परचेज की, उसके लिए हमें एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा. सो लेट अस स्टडी द प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट. फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओके, तो क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना हम सीखते हैं. हेयर वी हैव द फॉर्मेट ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट हैविंग 3 आइटम्स ऑन द डेबिट साइड एंड 3 आइटम्स ऑन द क्रेडिट साइड. डोंट गेट पैनिक, है ना, इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, बहुत ईजीली अभी आपके माइंड में सेट हो जाएगा ये. तो आप इसको बस देखें मैं किस तरह से आपको गाइड कर रहा हूँ. क्रेडिटर्स का नेचर क्या होता है आप ये बताएं. क्रेडिटर इज़ अ लाइबिलिटी. भाई लाइबिलिटी है तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा. क्रेडिटर्स ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, सो इट विल बी ओपनड ऑन द क्रेडिट साइड एंड इट विल बी क्लोज्ड ऑन द डेबिट साइड. आई रिपीट, क्रेडिटर इज़ अ लाइबिलिटी. लाइबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होगा. अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसको क्रेडिट साइड पर ओपन करेंगे और क्लोज कौन सी साइड पर करेंगे, डेबिट साइड पे. इसलिए यहाँ पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. ब्रॉट डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का क्रेडिट साइड पे ओपन कर दिया. टू बैलेंस कैरिड डाउन. कैरिड डाउन मीन्स क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पे अपोजिट साइड पे क्लोज कर दिया. ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखिए. अगर आपने अपने किसी क्रेडिटर को एडवांस पेमेंट करके रखा है, अपने क्रेडिटर बोलें या अपने सप्लायर बोल दें हम, अगर हमने किसी सप्लायर को एडवांस पेमेंट करके रखा है, सो एडवांस पेड टू सप्लायर्स, व्हाट विल बी इट्स नेचर, एसेट या लाइबिलिटी. एडवांस पेड टू सप्लायर्स, हमने किसी को एडवांस में पेमेंट करके रखा है तो ये तो हमारा एसेट हो गया ना. हमने किसी को पैसा दे के रखा है, हम कभी भी उससे वापस मांग सकते हैं, सो इट्स एन एसेट. तो अगर एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा, ऑब्वियसली डेबिट बैलेंस होगा. एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस.
तो इसलिए हमने एडवांस पेड को ओपन किया है डेबिट में और क्लोज करेंगे क्रेडिट में। क्या लिखा है? टू एडवांस पेड ओपनिंग, ओपनिंग वाला डेबिट साइड पर, एंड टू एडवांस पेड क्लोजिंग, क्लोजिंग वाला क्रेडिट साइड पर। फिर से बता देता हूँ, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमने उसको ओपन किया क्रेडिट में और क्लोज किया डेबिट में। एडवांस पेड टू सप्लायर, ये हमारा एसेट है, प्रीपेड बोल सकते हैं, प्रीपेड बोल सकते हैं, एडवांस पेड बोल सकते हैं। प्रीपेड हमेशा एसेट होता है, एसेट है तो ओपन किया हमने डेबिट साइड में और क्लोज किया हमने क्रेडिट में। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब देखते हैं, मान लीजिए आपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट किया है, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, आपने कैश पेमेंट किया, तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने चेक से पेमेंट किया तो जनरल एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दो ही ऑप्शन होते हैं, तो आप क्रेडिटर अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। किस बात के लिए? ये जो आपने करंट ईयर में पेमेंट किया। कहाँ से मिलेगा ये अमाउंट कि हमने कितना पेमेंट किया? ऑब्वियसली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, तो ये टू बैंक हो गया। और लास्टली हमारे पास में जो एक आइटम बचता है दैट इज़ बाय परचेजेस, हम इसको लिखेंगे दिस विल बी ट्रीटेड टू बी द बैलेंसिंग फिगर। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि देखिए 6 में से 5 आइटम्स आपने लिख दी। तो अब जो आपके पास में लास्टली ये बाय परचेजेस आता है, दिस विल बी द बैलेंसिंग फिगर एंड इट विल बी कंसिडर टू बी द क्रेडिट परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। वैसे भी आप जर्नल एंट्री बोल के देख लीजिए अपने मन में, अगर आपने गुड्स को क्रेडिट पर परचेज किया, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? द जनरल एंट्री फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर अकाउंट, और परचेज अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर्स अकाउंट, और द परचेज अकाउंट डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट, or if we have purchased goods from Ram, then purchase account debited to Ram's account. It means in the creditor account we will write buy purchases. So वही लिखा है यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस के लिए। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें अपने माइंड में। तो ये बन जाता है आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड टू सप्लायर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड टू सप्लायर्स लिखेंगे। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स जो दे रखा है वो भी लिख देंगे। फाइनली हमारे पास में एट द एंड जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम ये क्रेडिट परचेजेस का? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें जो परचेजेस है इसमें दोनों तरह की परचेजेस हैं, कैश परचेजेस भी है और क्रेडिट परचेजेस भी है। तो कैश परचेज का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से हमें मिल जाएगा कि हमने कैश में कितने गुड्स परचेज किया। लेकिन क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, और क्रेडिटर्स अकाउंट का ये फॉर्मेट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो या तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखें या फिर कमेंट में लिखें। इसके अलावा एक जो पॉइंट आपको ध्यान में रखने का है वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें एक एडिशन हो सकता है। एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी होगी वो क्या, कि इन केस देयर आर सर्टेन मटेरियल विच हैव बीन सोल्ड, सो द कॉस्ट प्राइस, CP मीन्स कॉस्ट प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट मटेरियल दैट हैव बीन सोल्ड विल ऑल्सो बी डिडक्टेड इन दिस फार्मूला। यानी कि अब हमारा फार्मूला चेंज होकर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस द वैल्यू, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपने कुछ मटेरियल सेल किया है वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अगर है तो, नहीं है तो ज़ीरो, फिर तो फॉर्मूला हमारा वही है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मटेरियल के सेल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो इसी फॉर्मूले में हम उसे माइनस कर देंगे सेल्स को, और सेल्स का सेल वैल्यू माइनस नहीं करना है बल्कि सेल्स का कॉस्ट प्राइस माइनस करना है, उसका परचेज प्राइस माइनस करना है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट को आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सिंपल फार्मूला याद रखना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, छोटा सा फार्मूला है। और ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहाँ पे शो होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो होता है। अब अच्छा ये बताइए, आप कमेंट में लिख के बताएंगे, मैं नहीं बताऊँगा इस चीज़ को आपको। मैंने आपको बता दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड,
ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कहाँ पे शो होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में शो होता है। ठीक है, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, इसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे शो करेंगे। आई रिपीट, यू हैव टू मेंशन द answer or your opinion in the comment box, where the amount given as closing stock of consumable stores will be shown in the financial statements of a non-profit organization. You know, three statements we prepare in the financial statements of non-profit organization, in the final accounts of a non-profit organization, that is receipts and payment account, income and expenditure account, and balance sheet. So you just have to answer me, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जो आपको दे रखा है, ये आप अपने फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ में कहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। ओके, लेट अस चेक योर नॉलेज, पता चलेगा कितना समझ में आया। नाउ जो भी हमने पढ़ा है, इसको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम समझ लेते हैं। हियर द क्वेश्चन इज गिवन टू अस, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है हमारा अकाउंटिंग पीरियड है 31 मार्च 2018। ये याद पता होना ज़रूरी है, इसी से हमें पता चलेगा कि ओपनिंग वैल्यू कौन सी है और क्लोजिंग वैल्यू कौन सी है, एट द बिगिनिंग की कौन सी है और एट द क्लोजिंग की कौन सी है। क्योंकि जब हमने 31 मार्च 2018 का अगर हम बना रहे हैं, इसका मतलब 2017 का जो भी अमाउंट है वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस है। 2018 का जो भी है वो क्लोजिंग है, फिर से 2017 का ओपनिंग, 2018 का क्लोजिंग। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, डेट को ध्यान रखना। अच्छा, क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्पोर्ट्स मटेरियल क्या है, कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे उसको, डेबिट साइड पर। तो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहला आइटम, स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। लीजिए, एक्सेप्शनल वाली आइटम तो सबसे पहले आ गया। मैंने अभी आपको फॉर्मूले में पढ़ाया था कि अगर कभी आपको स्पोर्ट्स मटेरियल या किसी भी कंज्यूमेबल स्टोर के सेल के बारे में दे रखा हो तो उसकी कॉस्ट वैल्यू को आपको कंसिडर करना होता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या लिखा है, बुक वैल्यू है 50,000 और सेल वैल्यू है 56,000। हमें कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, वी हैव टू कंसिडर द बुक वैल्यू और द कॉस्ट प्राइस और द परचेज प्राइस। ठीक है, तो बुक वैल्यू कंसिडर करनी है, सेल्स प्राइस हमें कंसिडर नहीं करनी है। आगे देखिए क्या दिया है, अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल का यूज़ कहाँ पर होता है, क्रेडिटर्स अकाउंट में। हमने टू बैंक लिखा था ना। इसके बाद में देखिए, कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल का यूज़ कहाँ पे होगा, मैंने जो फॉर्मूला आपको पढ़ाया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसमें परचेजेस में से कौन सी परचेज लेनी है, कैश परचेज एंड क्रेडिट परचेज बोथ। तो क्रेडिट परचेजेस का कैलकुलेट करने के लिए तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। और कैश परचेज का अमाउंट कितना दे रखा है हमें, कैश परचेज ये वाली है जो हो जाएगी हमारी ₹40,000। 40,000 इज़ द कैश परचेजेस, वो उस फॉर्मूले में यूज़ हो जाएगा। फिर देखिए, फोर्थ एंड फिफ्थ आइटम क्या दिया है, स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2017 एंड स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2018। ये दोनों क्या हैं, ये ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक वाला जो फॉर्मूला था, वहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को हम यूज़ कर लेंगे। 50,000 इज़ द ओपनिंग स्टॉक एंड 55,000 इज़ द क्लोजिंग स्टॉक। फिर देखिए, सिक्स्थ आइटम क्या दिया है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2017। क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31 मार्च 2017 क्या है, ये 31 मार्च 2017 यानी कि ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कितना है, 37,000 का। तो क्या करते हैं हम, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स को क्रेडिटर अकाउंट में यूज़ करते हैं। और लास्ट आइटम क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 31 मार्च 2018। यानी कि ये दोनों आइटम जो दे रखे हैं ये क्या हैं, दीज आर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्रेडिटर अकाउंट में इनका यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम आती है तो स्पेलिंग ठीक ठाक नहीं आ रही। क्रेडिटर अकाउंट में जो हमें क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है और डेबिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस लिखना है, उसके लिए इन बैलेंसेस को आप याद रखेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं क्रेडिटर अकाउंट बना के। कौन से बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस से 37,000, क्लोजिंग बैलेंस है 45,000। लेट अस स्टार्ट। देखिए, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर अकाउंट मैंने बनाया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 37,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 45,000। सिर्फ जो फॉर्मेट हमने अभी अभी याद किया था, समझा था, पढ़ा था, उसमें आपको वैल्यूज़ फिल करते जाना है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स लिख दिया।
अब हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स का वैल्यू, ओपनिंग वाला और क्लोजिंग वाला। तो आप देखिए क्या क्वेश्चन में आपको एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी रखी है, दिया ही नहीं है। हमें क्वेश्चन में ओपनिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर दे रखा है, जो कि हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट मेंशन कर दिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है, जो हम आगे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमें कैश परचेज का अमाउंट दे रखा है, वो भी आगे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्मूले में यूज़ होगा। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर दे रखा है और अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ सेल्स दे रखा है। अब वैल्यू ऑफ सेल्स का भी हमारे आगे वाले फॉर्मूले में यूज़ होगा। यानी एडवांस पेड टू क्रेडिटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम एडवांस पेड टू क्रेडिटर को क्या सपोज करके चलेंगे, ज़ीरो या फिर निल। अब क्रेडिटर्स अकाउंट से रिलेटेड और क्या इन्फॉर्मेशन आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, क्रेडिटर अकाउंट से रिलेटेड हमें एक आइटम यहाँ पे दे रखी है, दैट इज़ अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ₹91,000। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल्स ₹91,000, इसे हमें शो करना है क्रेडिटर अकाउंट में। तो देखिए क्रेडिटर अकाउंट में मैंने ये साफ साफ लिख दिया, टू बैंक अकाउंट ₹91,000, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स ₹91,000 हैव बीन शोन इन द क्रेडिटर अकाउंट। और एडवांस पेड ओपनिंग और एडवांस पेड क्लोजिंग दोनों को हमने क्या कर दिया, निल ले लिया। फाइनली हमारे पास में जो ये आइटम आ जाएगा बाय परचेजेस वाला जो था, ये 99,000 रुपीज़ का हमारे पास में आ गया। 99,000 कैसा है हमारे पास में, इट इज़ द बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि डेबिट साइड में हमारे पास में क्या क्या लिखा हुआ है, डेबिट साइड में हमने लिखा है 91,000, 45,000, क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, सिर्फ 37,000। तो फाइनली हमारे पास में टोटल हुआ 1,36,000। और आप जब कैलकुलेट करेंगे तो परचेजेस यानी कि क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट हमारे पास में कितना आ गया, क्रेडिट परचेजेस वी हैव गॉट ₹99,000। कोई भी कन्फ्यूजन है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें या फिर कमेंट में मेंशन करें। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल तो हमने कैलकुलेट कर लिया, क्रेडिट परचेज हमें पता चली गया, ठीक है। और कैश परचेजेस हमें गिवन है, कैश परचेज मैंने अभी अभी आपको बताया था कितना, 40,000 रुपीज़ का कैश परचेज हमें गिवन है ऑलरेडी। और क्रेडिट परचेज हमने 99,000 अभी कैलकुलेट किया। अब हमें क्या करना है, इसमें से जो भी हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है, यानी कि 50,000 एंड 55,000, इन वैल्यूज़ को हमें पुट करना है फॉर्मूला में। यह रहा हमारा फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्स का कॉस्ट प्राइस। तो ओपनिंग स्टॉक 50,000 और क्लोजिंग स्टॉक 55,000 हमने लिख दिया, ठीक है। अब परचेजेस कौन सी वाली चाहिए आपको, हमें कैश परचेज भी चाहिए और क्रेडिट परचेज भी चाहिए। कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन है 40,000 और क्रेडिट परचेजेस अभी अभी हमने 99,000 क्रेडिटर्स अकाउंट बना के कैलकुलेट किया था, ठीक है, वो भी लिख दिया। और वैल्यू ऑफ सेल्स, जो मटेरियल हमने सेल किया उसकी वैल्यू, वो भी क्वेश्चन में गिवन है 50,000। चलिए चेक कर लेते हैं दोनों चीज़ें कि वैल्यू ऑफ सेल्स 50,000 और कैश परचेजेस 40,000 क्वेश्चन में गिवन है क्या। ये रहा क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट आइटम, वैल्यू ऑफ सेल्स हमें गिवन है 50,000 की एंड कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमें गिवन है 40,000 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये हमने उसमें लिख दिया था। फाइनली हमने कैलकुलेट करा तो हमारे पास में वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आ जाता है, 84,000 रुपीज़। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड 84,000। दिस 84,000 विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आप लोगों को पूरा कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको मेनली अपने माइंड में ध्यान रखना है वो क्या, सबसे पहला तो ये फॉर्मूला, दैट इज़ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एंड परचेजेस मीन्स कैश परचेजेस एज वेल एज क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस का अमाउंट मिलेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से और क्रेडिट परचेज का अमाउंट मिलेगा क्रेडिटर्स अकाउंट से। तो फिर क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनाना आपको आना चाहिए। तो ये फॉर्मेट आपको क्रेडिटर्स अकाउंट का, अगर कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो फिर थोड़ा सा होमवर्क तो बनता ही है। सो 2 क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन, ट्राई इट योरसेल्फ। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।